बच जाएगा। ओके। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भी हम देखें कि रास्ता यूरोपियों ने कैसे खोजा, भारत और यूरोप के बीच का सीधा समुद्री मार्ग कैसे ढूंढा। तो अगर तुम मध्यकाल में भी देखोगी तो मध्यकाल में यदि बात करें मिडाइवल एज में, तो मध्यकाल में भी भारत को जो है पश्चिमी देशों से, अगर भारत को पश्चिमी देशों से समुद्री मार्ग को जोड़ने वाला जो मार्ग था, तो दो ही मार्ग था पश्चिमी देशों से जोड़ने वाला। पहला था लाल सागर या फारस की खाड़ी, पहला, और दूसरा था लाल सागर का मार्ग। तो इसमें यह समझने के लिए सिर्फ है कि पश्चिमी देशों से समुद्री मार्ग को जोड़ने वाला भारत से दो ही मार्ग था, एक फारस की खाड़ी और एक लाल सागर का मार्ग। लेकिन लाल सागर का जो मार्ग था वो काफी क्या था, कठिन था, दुष्कर था। इसका कोई कारण तो रहा होगा कठिन रहने का। तो पहला था कि इसके मार्ग में जो है कुहासा जो होता, कोहरा, अत्यधिक कोहरा का पड़ना, और दूसरा था कि मार्ग में अत्यधिक चट्टान था। तो जब चट्टान मार्ग में था और एक तरफ कोहरा है, तो यह मार्ग क्या हो रहा था, दुष्कर हो रहा था। तो जब ये लाल सागर का मार्ग दुष्कर है, तो व्यापारी जो है किस मार्ग से व्यापार करेंगे, फारस की खाड़ी वाला मार्ग। तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग से ही उसमें व्यापार हुआ करता था। और जब फारस की खाड़ी वाला से व्यापार हुआ करता था, तो मार्ग कितना कठिन था, लेकिन इसके बावजूद यूरोप वाला जो है एशिया से व्यापार करने के लिए फिर भी इतना कठिनाई का बावजूद भी यदि आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक तो यूरोप में मसालों की मांग ज्यादा था, और भारत से जो मसाला लेकर जाते थे तो टोटल खर्च करने के बावजूद वास्को डी गामा कितना कमाया था, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो इससे भी भारत की ओर यूरोप वासियों का क्या हुआ, आकर्षण बढ़ा। जब आकर्षण बढ़ेगा तो भारत के लिए वो सब क्या करेंगे, आना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए यूरोप के व्यापार पर, ये इंडिया हो गया, अगर यूरोप को हम यहाँ देखें तो उस समय यूरोप के व्यापार पर इटली का क्या था, एकाधिकार था। इटली का क्या था, यूरोप के व्यापार पर किसका एकाधिकार था, इटली का था। तो जब इटली का यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार रहेगा, तो यूरोप क्या हो गया, नवीन राज्य के व्यापार से वंचित रह जाएगा, क्योंकि इटली का क्या है, यूरोप पर एकाधिकार था पूरी तरह। उसके बाद तुम देखेगा कि 1453 ईस्वी में तुर्की जो है कुस्तुनतुनिया को क्या करता है, हराता है। कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, और तुर्की जब कुस्तुनतुनिया पर विजय पाता है, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना करता है, ऑटोमन साम्राज्य। 1453 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय कब पाया, 1453 ईस्वी में। क्रूसेडू वार कब हुआ, 1453 ईस्वी में। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय कर किस साम्राज्य की स्थापना किया, ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी में। तो जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर विजय पाया, और तो फारस की खाड़ी से जो व्यापार होता था उस पर किसका एकाधिकार हो जाएगा, तुर्की का। अरे तुर्की का फारस की खाड़ी के पर एकाधिकार हो गया, तो इस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, तुर्की का। तो जब तुर्की का नियंत्रण हो गया, तो व्यापार जो हो रहा था उस पर क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। तो तुर्की जो है क्या क्या यूरोपीय क्षेत्र से जो व्यापार होता था उसमें कठिनाई पैदा करने लगे। तो जब कठिनाई पैदा करने लगे, तो ये यूरोप वाले
कुछ तो दूसरा मार्ग निकालेंगे। तो दूसरा मार्ग क्या निकालते हैं? तो तो इटली का जब यूरोप पर क्या था, एक अधिकार था, तो पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों क्या हो गए थे, व्यापार से वंचित हो गए थे। कब? उस समय जिसमें कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। एक तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया को हराया, वहां ओटोमन साम्राज्य की स्थापना किया, तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग तो उसका एक अधिकार हो गया। तो व्यापार करने वालों वाले मार्ग में क्या करने लगे, कठिनाई पैदा करने लगे। अरे कठिनाई पैदा करेंगे तो ये सब दूसरा मार्ग ढूंढेगा। तो ढूंढेगा तो क्या किया, यूरोप जो है भारत के साथ सीधा समुद्री मार्ग खोजना स्टार्ट किया। तो जब सीधा समुद्री मार्ग खोजना स्टार्ट किया, और उस समय जो 15वीं सदी में नौ परिवहन के क्षेत्र में भी प्रगति हो गया था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर कर चुके थे, जहाज रानी का निर्माण भी उस समय हो गया था। तो फिर पुर्तगाली जो है जब मार्ग ढूंढना स्टार्ट किए, तो भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री मार्ग का खोज करते हैं। कब? 15वीं शताब्दी में। और उसी समय कुतुबनुमा, कभी कभी आ जाता है कुतुबनुमा का आविष्कार किस सदी में हुआ? या दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किस सदी में हुआ? तो 15वीं सदी में हुआ। किसने किया? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने। ये भी क्वेश्चन बनता है जो नोट्स में हुआ हो, दिया होगा, हमें होगा 3 नोट कर लेना। तो रास्ता खोजने के क्या कारण थे? इसका कई कारण थे। पहला कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एज में ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होना स्टार्ट हुआ। एनिशियंट में भी तुम देखेगी तो पश्चिमी तट पर मेन बंदरगाह कौन था? सूरत था, भरूच था जो गुजरात में है, मालाबार तट था। ये सब क्या एनिशियंट हिस्ट्री में भी, एनिशियंट काल में भी, प्राचीन काल में भी भारत से विदेशों का व्यापार हुआ करता था। ये नहीं है कि मॉडर्न एज में हुआ करता था। तो तो जब भौगोलिक खोज हुआ, भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री मार्ग का खोज हुआ, तो वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत आता है। उससे पहले कौन आता है? चलता कौन है 1486 में या 87 में? बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ तक वो पहुंचता है? केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ केप ऑफ गुड होप का एक अन्य नाम क्या है? उत्तम आशा अंतरिक्ष या तूफानी अंतरिक्ष, कुछ भी है, इसी का नाम है। उत्तम आशा, तूफानी अंतरिक्ष, तो किसका नाम है? केप ऑफ गुड होप का। तो केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? कब किया? तूफानी अंतरिक्ष का खोज किसने किया? उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया? केप ऑफ गुड होप स्थित है कहाँ? हम्म? उसके बाद 1486 के बाद 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन पहुंच कहाँ जाता है? अमेरिका। निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन पहुंचता कहाँ है? अमेरिका। तो अमेरिका का खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। अमेरिका का खोज किया, निवासी था स्पेन का, रहने वाला था स्पेन का, खोज किया अमेरिका का, खोजने निकला भारत को, लेकिन चल गया अमेरिका। और अमेरिका को ही इसको लगा कि भारत है। तो भारत और लेकिन ऐसा नहीं है। और कभी कभी इंटरव्यू में पूछ जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो लोग बोल देता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। भारत की खोज किसने किया, लोग बोलता है वास्को डी गामा। लेकिन ये सारा सारा गलत है। इसने मार्ग का खोज किया, व्यापारिक मार्ग का खोज किया, भारत और यूरोप के बीच या पुर्तगाल के बीच, भारत और अमेरिका के बीच या पुर्तगाल और अमेरिका के बीच। न कि ये अमेरिका का खोज किया, न कि ये भारत का खोज किया, ये मार्ग का खोज किया, वो रास्ता का खोज किया जिससे व्यापार हुआ करता था या होगा। हाँ, अमेरिका तो पहले से ही थी।
अगर कहीं अमेरिका का खोज, अमेरिका तो पहले से ही है, ये तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, कि गोंडवाना लाइन कैसे टकराया, तो इंडिया के कैसे उत्पत्ति हुई, लोरेंसिया में कौन कौन आएगा, ये सब तो ज्योग्राफी का है। अमेरिका तो जो है वो पहले से है, इंडिया तो पहले से था। अगर इंडिया पहले से नहीं था और वह इंडिया का खोज वास्को डी गामा ने किया होगा, और अमेरिका का खोज अगर कोलंबस किया होगा, तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न एज में 1498, तो 1498 से पहले बीसी में या एडी में, तब तो इंडिया का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले भी इंडिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर, अगर देखा जाए तो मालाबार तट भी, केरल भी पश्चिमी तट पर है। इससे पहले भी पश्चिमी तट पर भरूच जो गुजरात में है, सूरत और मालाबार तट, यहाँ से भी किसका, सातवाहन काल में तुम जाओ, या चोलों का जो व्यापार था वो क्या विदेशों से था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेगी कि उसका भी व्यापार विदेशों से था। तो अगर इंडिया नहीं था तो फिर व्यापार कैसे हो रहा था। लेकिन टीचर भी पढ़ा देते हैं कि इंडिया का खोज किसने किया, इंडिया तो पहले से है, इंडिया का खोज थोड़े हुआ है, या अमेरिका का खोज थोड़े हुआ है। ये दोनों के बीच मार्ग का खोज हुआ है, समुद्री मार्ग का खोज हुआ है, न कि उस देश का खोज हुआ है। तो ये सवाल खास करके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और यदि ये सब सवाल का आंसर गलत हुआ तो समझ जाओ इंटरव्यू में सबसे न्यूनतम मार्क्स उसी को मिलेगा। चाहे अगला आदमी फिर एक भी सवाल का जवाब नहीं दे, लेकिन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य रहता है। फिर तुम देखेगी कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष के होते हुए भारत पहुंचा कहाँ, केरल। केरल कहाँ स्थित है, मालाबार तट पर। कभी कभी पूछ जाता है कि वास्को डिगामा सर्वप्रथम किस तट पर पहुंचा, तो तट मालाबार तट। किस जगह पर पहुंचा, तो कालीकट। किस बंदरगाह पर पहुंचा, और उसमें कालीकट भी हो, कपकडाबू भी हो, तो कपकडाबू बंदरगाह। कपकडाबू बंदरगाह कहाँ है, कालीकट में। कालीकट किस तट पर है, तो मालाबार तट पर है। मालाबार तट पूर्वी में है या पश्चिम में है, तो पश्चिमी में है। कभी कभी क्वेश्चन इस ढंग से भी आता है, ज्योग्राफी से जोड़ करके हिस्ट्री को। तो ये भी याद रखना है कि कालीकट जो है या केरल जो है, केरल में जब पड़ता है तो किस तट पर है, तो मालाबार तट पर स्थित है। अगर फिर देखा जाए कि पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत, या पुर्तगाल और भारत के बीच जो सीधा समुद्री मार्ग का खोज हुआ, एक तो व्यापार था और दूसरा क्या था, धार्मिक कारण भी था कि यहाँ आके ईसाई ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना कहाँ, एशिया महाद्वीप में। एक कारण ये भी था पुर्तगीज का और भारत के बीच समुद्री मार्ग का, या यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने का एक कारण जो है सीधा, एक तो व्यापार का था ही कि मुनाफा हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक कारण भी था कि यहाँ आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। दस्तक 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 तुम लोग का लिखा गया था कंप्लीट। अभी तुम लोग करो क्या, लेटर मुगल पूरा अभी रिविजन करो फिर 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट करो। तो लेटर मुगल, लेटर मुगल तुम घर में पढ़ा था, कंप्लीट है। अच्छा
फिर कल हम बताए थे कि वास्को डी गामा भारत में जब कालीकट पर पहुंचा तो इसका स्वागत जो है वहाँ के हिंदू राजा जमोरिन करते हैं। जमोरिन इसका पैतृक उपाधि है। वास्को डी गामा उसके बाद यहाँ से जड़ी बूटी का मसाला जब लेकर जाता है तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है। कितना गुना अधिक मुनाफा कमाता है? 60 गुना। उसके बाद वास्को डी गामा 1503 ईस्वी में भी भारत आता है। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, भारत को चलने वाला पहला पुर्तगाली, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली। यूनानियों को और किस नाम से जाना जाता था? यूनानियों को किस नाम से जाना जाता था? यूनानियों बोले थे ना कल कि यवन, यूनानियों का यवन से भी हाँ कहा जाता था। हाँ नोट्स में भी होगा। भारत को चलने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है? कपकडाबू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कपकडाबू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कपकडाबू बंदरगाह किस स्टेट में? केरल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट। केरल जो है किस तट पर है स्थित है? किस मालाबार तट। केरल पश्चिमी तट, पश्चिमी तट में पड़ेगा या पूर्वी तट में? पश्चिमी तट। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर यदि देखा जाए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आगमन का क्रम, तो आगमन के क्रम में पहले कौन आया? आगमन कैसे हुआ? पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच। लेकिन यदि कंपनी की स्थापना की बात किया जाए, आगमन तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश और फ्रेंच, लेकिन अगर स्थापना की बात किया जाए तो पुर्तगाली, और फिर आ जाएगा अंग्रेज, फिर आ जाएगा डच, फिर आ जाएगा डेनिश, फिर आ जाएगा फ्रेंच। ये क्रम भी याद रहना जरूरी है। एग्जाम में कभी कभी ये क्रम पूछ देता है कि कौन सा कंपनी आया तो पहले लेकिन उसका कंपनी का स्थापना बाद में हुआ तो डच, कौन सा कंपनी आई बाद में लेकिन उसकी स्थापना पहले हुआ तो अंग्रेज। इस ढंग से भी क्वेश्चन बनता है। ये क्रम भी होगा नोट्स में, है जी लिखा हुआ लिखा है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि यूरोपियन कंपनी पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच जब भाई इंडिया आए तो उनका प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? जैसे पुर्तगीज का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? कोच्चि। तुम लोग को लिखा है एग्जाम पॉइंट में, इंग्लिश में दो, निकालो। पुर्तगीज का कहाँ स्थापित हुआ? पुर्तगीज का कहाँ स्थापित हुआ? हाँ कालीकट। क्या तुम लिखा? हाँ कोचिन, हाँ हाँ कोचिन होगा 1503 ईस्वी केरल में। हाँ हाँ 1503। तुम लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ तुम अपना कॉपी लाओ सही बात, तुम अपना कॉपी देना। नहीं नहीं उसका इंग्लिश में उल्टा पुल्टा लिखा है। एग्जाम पॉइंट में लिखा है। देखो अगर कभी कोई काली कट भी तुम्हारा है तो गलत नहीं। नहीं नहीं काली कट भी है, अगर माना क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं हो काली कट, काली कट जाएगा आंसर, गलत नहीं। लेकिन जब भी ऑप्शन में आएगा हाँ काली कट भी आता है। जब भी आएगा ऑप्शन तो क्वेश्चन ही देगा, काली कट नहीं देगा। तो काली कट नहीं देगा तो तुम अगर नन ऑफ दीज रहेगा तो तुम मार्क आ जाएगा नन ऑफ दीज। इसे काली कट सब पहले लिख लो क्वेश्चन, अब ब्रैकेट में लिख लो काली कट। कुछ भी रहे तो मार्क आना, नन ऑफ दीज नहीं मारना। अच्छा हाँ 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 हाँ
कालीकट सही रहेगा। अभी कालीकट ऑप्शन में हो तो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि कालीकट देगा ऑप्शन में। को जब भी रहेगा तो कोचिन ही रहेगा। हाँ, कालीकट भी रहेगा। कोचिन, 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 कोचिन। जैसे कोचिन जो है कालीकट के पास ही स्थित है लोकेशन, इसलिए अगर यदि कोचिन नहीं हो, ये स्पष्ट लोकेशन है कि यही हुआ, लेकिन यदि ऑप्शन में ही नहीं हो तो इसके आसपास कौन था, इसके अंतर्गत कालीकट था। अगर कालीकट भी नहीं है, वो स्टेट का नाम दे दिया, केरल, आंध्र प्रदेश, मुंबई, गुजरात, केरल आंसर हो जाएगा। यदि तट दे दिया, मालाबार तट, भरूच तट, सूरत तट, मसूलीपट्टनम, तो मालाबार तट हो जाएगा। अगर उसमें भी अगर दे दे कि पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी तट, कोंकण तट, तो फिर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, इसे जब भी पढ़ो तो एकदम ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको लिंक करते हुए पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन का प्रकृति आसान ही रहता है, बस उसको घुमा देता है उन क्वेश्चन को। तो यहाँ समझ गई कि पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, कोच्चि, 1503 ईस्वी। कोच्चि कहाँ है, किस स्टेट में, केरल। किस तट पर स्थित है, मालाबार तट। पूरब में पश्चिम में किधर है, तो पश्चिम तट। मालाबार तट कहाँ है, या केरल कहाँ है, या कोच्चि कहाँ है, कभी कभी दे देता है तो कालीकट। इस ढंग से लोकेशन को याद रखना है, सब बस उसके इर्द गिर्द है, बस क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा उसको ध्यान में रखना है। उसी तरह जी देखोगे कि डच का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो मसूलीपट्टनम। डचों का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थित है, इंग्लिश कहाँ स्थित है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री, अगर अस्थाई स्थाई कुछ नहीं रहे, अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री सिर्फ रहे तो सूरत जाएगा। तब सूरत जाएगा जो अस्थाई था, 1608। लेकिन अधिकपुर दे अस्थाई, परमानेंट तो हो जाएगा अंग्रेजों का प्रथम अस्थाई कारखाना, परमानेंट तो मसूलीपट्टनम। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन है अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री तो सूरत, अंग्रेजों का पहला अस्थाई फैक्ट्री सूरत, लेकिन परमानेंट मसूलीपट्टनम। 1608 ईस्वी में सूरत में यह स्थापना किया था अस्थाई, लेकिन बाद में फिर 1613 ईस्वी में जहांगीर की अनुमति से सूरत में अस्थाई कारखाना का स्थापना हुई। ये नदी सिर्फ रहे कि अंग्रेजों का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ, अस्थाई अस्थाई कुछ नहीं रहे, तो आंसर जाएगा सूरत। ये नदी रहे परमानेंट, टेम्पोररी, तो परमानेंट मसूलीपट्टनम, टेम्पोररी अस्थाई सूरत। सूरत में फिर कब अस्थाई कारखाना स्थापित हुआ, 1613, अस्थाई 1608। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा देखना चाहें कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। उसी तरह डेनिस का भी देखें, पहला फैक्ट्री ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार कहाँ है, मद्रास। फ्रांसीसी का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थित है, फ्रांसीसी का सूरत। तो देखो सूरत में अगर सिर्फ फैक्ट्री की बात किया जाए, कुल देख कि निम्न में से किन कंपनियों का फैक्ट्री सूरत में स्थित है, सिर्फ इस ढंग से क्वेश्चन आवे कि निम्न में से किन कंपनियों का फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ, तो कौन कौन हो गया, ब्रिटिश और फ्रेंच। लेकिन यदि पूछे निम्न में से कौन सी कंपनियों का अस्थायी कारखाना या स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ, तो मसूलीपट्टनम में कौन कौन है, डच और अंग्रेज। ब्रिटिश का भी अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, सूरत में अस्थायी। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ रहे फैक्ट्री, अंग्रेजों का प्रथम फैक्ट्री, कोई नहीं पूछना चाह रहा था अस्थायी या अस्थायी, बस पहला खुला कहा, सूरत। लेकिन यदि पूछ दे अस्थायी तो मसूलीपट्टनम, अस्थायी सूरत, तो दिक्कत। अगर हम यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की बात करें, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना की बात करें, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश,
अच्छा। तो पुर्तगाली कंपनियों की स्थापना में हम्म, पुर्तगालियों की कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1498। 1498 ईस्वी में। उसके बाद किस नाम से? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, उसमें शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। क्वेश्चन ये भी आता है, तो जिस समय पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, उस समय शासक कौन था? सिकंदर लोदी। उसी तरह से अगर हम देखें अंग्रेज या ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कंपनियों की स्थापना 1600, 15 वर्षों का व्यापार का अनुमति 1599 में इसको मिला था। एलिजाबेथ उस समय का इंग्लैंड में शासक थी। तो 1600 ईस्वी में किस नाम से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, तो उसमें भारत में किसका शासक था? शासन था अकबर का। किस वंश का शासन था? मुगल वंश। उसी तरह यदि हम बात करें ब्रिटिश के बाद डच कंपनी का स्थापना 1602। किस नाम से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच अकबर। इन दो कंपनियों के समय मुगल शासक, इन दो कंपनियों की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर था। तो ब्रिटिश और डच, अंग्रेज और डच कंपनियों की स्थापना के समय कौन मुगल शासक था? अकबर। उसके बाद आता है डेनिश। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इस समय शासक कौन रहता है? उसी तरह फ्रेंच का जब हुआ, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664। किस नाम से? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। शासक कौन रहता है उस समय? औरंगजेब। लेकिन अधिक क्वेश्चन आवे कि जब सर जॉन स्टोर, ये कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया, कभी कभी पूछता 1608 ईस्वी में जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, तो किस मुगल शासक के नाम का पत्र लेके आया था? अकबर। लेकिन आया किसके दरबार में? पत्र लेके आया अकबर के नाम से। अब पहुंचा कहाँ? जहांगीर के दरबार में। ये भी याद रखना है। फिर तुम्हारे नोट्स में लिखा ही होगा कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ये सभी याद रखना दिमाग में कि ऑप्शन पे मरा जाए। ये सब यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी का नहीं, यूपी पीसीएस का फेवरेट है। चाहे यूपी में कोई एग्जाम हो, पुर्तगीज का क्वेश्चन रहना ही हो। तो अंग्रेज का कंपनी का नाम क्या था? अंग्रेज के कंपनी का नाम द मर्चेंट सही बात। डचों की, हाँ, डचों की कंपनी का नाम सीधे आ गया था बीओसी। डेनिश का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह फ्रांसीसी का सबका लिखा होगा। हाँ। हम्म। उसके बाद जब पुर्तगाली का यहाँ आगमन हुआ, पुर्तगाली भारत से व्यापार करने लगे, मुनाफा कमाने लगे, धार्मिक धर्मों का भी प्रचार प्रसार किए। तो उसके बाद पुर्तगीज वहाँ का सरकार देखी कि यहाँ से लोग अपने मन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मुनाफा कौन कमा रहा है? व्यक्तिगत हो रहा है। तो सरकार वहाँ की सोची कि इतना जब मुनाफा हो रहा है, तो हम क्यों न वहाँ वायसराय नियुक्त करें अपना। तो फिर क्या हुआ? पुर्तगाली वायसराय नियुक्त होना स्टार्ट हुआ। कब से? 1505 से। अब प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है भारत में क्या क्या ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, मतलब शांत जल की नीति। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही दे देता है, इसी का हिंदी ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। इसलिए इस शब्द को भी याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसका देन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, इसी का समय आया। एक तरह से परिमित था, नोट्स में होगा कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति क्या है। कार्टेज आर्मेडा का काफिला पद्धति भी किसका देन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में दो बैटल होता है, दो युद्ध होता है जो इंपोर्टेंट है। पहला होता है बैटल ऑफ चौल। कब होता है? 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में जब बैटल ऑफ चौल होता है तो एक तरफ गायो, एक तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेंस डी अल्मीडा रहता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1508 ईस्वी में जब बैटल ऑफ चौल हुआ तो उस समय कौन ट्राई और किसके बीच युद्ध हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लॉरेंस डी अल्मीडा, अल्बुकर, नीनो डी पुना। तो वहां फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं था, लॉरेंस डी अल्मीडा के बीच ये युद्ध हुआ। ट्रायो में कौन कौन था? ट्रायो में कौन कौन था? गुजरात, इजिप्ट और टर्की। इजिप्ट मतलब मिस्र। जब ये त्रिसंधि लॉरेंस डी अल्मीडा, तो 1508 ईस्वी में बैटल ऑफ चौल हुआ तो जीत किसका हुआ? ट्रायो का। और लॉरेंस डी अल्मीडा का हार होता है और इसकी मृत्यु भी कर दी जाती है। तो जब लॉरेंस डी अल्मीडा यहाँ हारा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को कितना बड़ा क्षति हुआ। तो जब होता है तो चुप बैठता है, थोड़ा दिन के लिए शांत हो जाता है और मौका का फायदा उठाता है, अपना मौका तलाशता है। तो जब मौका तलाशता है तो फिर देखेगा जस्ट एक साल बाद, एक साल के बाद ही 1509 ईस्वी में बैटल ऑफ दीव होता है। 1509 ईस्वी में बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ दीव जो है किसके किसके बीच होगा? एक तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है और दूसरी तरफ ट्रायो। इसमें क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जीत होती है और ट्रायो की हार हुई। और इसी युद्ध के बाद पुर्तगाली जो है हिंद महासागर का क्या कहलाने लगे? स्वामी कहलाने लगे। हिंद महासागर में किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया? पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो जब यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीतता है तो पुर्तगालियों का प्रभुत्व भारत में क्या होता है? बढ़ता है। तो जब बढ़ा तो अरब सागर का स्वामी कौन कहलाने लगे? पुर्तगीज। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ चौल कब हुआ था? अब बैटल ऑफ दीव, बैटल ऑफ चौल में कौन में किसके किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ चौल? बोलो बोलो। रोलेंस डी अल्मीडा और ट्रायो के बीच। हाँ, पुर्तगाली का नेतृत्व कौन किया? रोलेंस डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो। बैटल ऑफ दीव किसके बीच हुआ? अरब सागर का स्वामी किसे कहा जाता था? उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है कोचीन का दुर्गीकरण कराया। कोचीन का दुर्गीकरण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करवाता है, जहां पुर्तगालियों की, मतलब उसको घेरवाया, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए उसको ये ढंग से दुर्गीकरण करवाया, बाउंड्री करवाया बड़ा सा। तो जब दुर्गीकरण कराया, कौन? कोचीन का दुर्गीकरण कौन कराता है? कौन? अल्मीडा। और कोचीन को ही अल्मीडा अपना हेडक्वार्टर बनाता है, मुख्यालय बनाता है। किसको? कोचीन को। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि कोचीन का दुर्गीकरण किसने करवाया?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद जब 1508 में जब बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ दी हुआ और इसने मुस्लिम जो जलबेरा था उसको पराजित किया, मिस्र और तुर्की और गुजरात की संयुक्त जो जलबेरा था उसको पराजित किया, इसका क्या हुआ? प्रभुत्व बढ़ा। जब प्रभुत्व बढ़ा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय ही केन्नौर में पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? केन्नौर। कब हुआ? पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुआ? केन्नौर में। कब हुआ? 1508 ईस्वी में। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? कोचीन। दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? केन्नौर। कम से कम 2 याद रहना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड वाला। बाकी बस दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ उस फैक्ट्री अपना स्थापना किया। इससे क्या हुआ? जब अरब सागर के स्वामी कहलाने लगे पुर्तगीज, तो इनका नौसैनिक में एशिया में श्रेष्ठता स्थापित हो गया, एक क्षेत्र राज हो गया, एकाधिकार हो गया। तो एकाधिकार जब हो गया तो इनका मनमानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब बढ़ता है तो समुद्री मार्ग में ये लूटपाट भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? पुर्तगीज, पुर्तगाली। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से यदि क्वेश्चन आएगा तो पहला क्या आएगा? बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ द्वीप के बारे में। दूसरा, कोचीन का दुर्गीकरण कौन कराया? कोचीन को मुख्यालय कौन बनवाया? शांत जल की नीति किसने लाया? या ब्लू वाटर पॉलिसी किसका देन है? कांटे जाए मेढक का अकेला पत्ती किसका देन है? फिर तुम्हारा आ जाएगा कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय जो भारत में बना, तो कौन हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बैटल ऑफ चोल, बैटल ऑफ द्वीप किसके किसके बीच हुआ? किसके समय में एशिया में यूरोपीय जगत के नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित किया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इधर से भी क्वेश्चन आएगा। मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बैटल ऑफ चोल और बैटल ऑफ द्वीप। उसके बाद बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, 1509 से 1515। भले ये 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, लेकिन इससे पहले भी ये 1503 ईस्वी में भारत आया था। गवर्नर बन के नहीं, ऐसे ही। गवर्नर बन के कब आया? 1509 से 1515। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत कब आए, तो लोग मारेगा 1509, लेकिन नहीं, इससे पहले भी ये आया। गवर्नर बन के ये 1509 ईस्वी में आता है, लेकिन इससे पहले कब आता है? 1509। उसके बाद भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन है? कौन है भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है, इसने भी कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया। ये भी बदला उदला नहीं, कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया। और 1510 ईस्वी में ये क्या करता है? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या करता है? जीत लेता है। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है? गोवा को जीता। इसमें इसका सहायता जो है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय जो है इसका हेल्प करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 तरह से बनता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी बीजापुर के किस शासक से गोवा को जीता? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में किस शासक से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता? बीजापुर के शासक। बीजापुर के किस शासक से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता? यूसुफ आदिल शाह। जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता, तो उसमें इसका मदद किसने किया था? कहाँ के राजा ने? तो विजयनगर के राजा ने। किसने किया था? नाम पूछेगा तो कृष्णदेव राय ने किया था। तो ऑनलाइन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑनलाइन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है?
हम्म। शांत जल की नीति किसका देन है? कोचिन को सर्वप्रथम अपना मुख्यालय किस पुर्तगाली वायसराय ने बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? कोचिन को। हाँ, कोचिन को ही बनाया, चेंज नहीं किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता? अल्बुकर्क ने किस शहर को जीतकर भारत में पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक? किसकी मदद से इसने गोवा को जीता था? फिर अल्बुकर्क जो है यही नहीं रुकता है, सिर्फ गोवा को जीतने के बाद ही ये रुकता नहीं है। इसको क्यों बोला जाता है वास्तविक संस्थापक, ये समझो। पहले 1510 ईस्वी में ये गोवा को जीतता है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम का जो महत्वपूर्ण मंडी है दक्षिण पूर्व एशिया का, कहा, दक्षिण पूर्व एशिया का जो महत्वपूर्ण मंडी मलक्का है उस पर ही नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो मेन मंडी जो है कब? 1511 में। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में जो हरमुज स्थित है उस पर इसका आधिपत्य हो जाता है। तो मेन सिटी पर इसका क्या हो रहा है? आधिपत्य स्थापित हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे पहले जो आया वो क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन ये आते के साथ क्या किया? एक्टिव मोड में काम किया। 1510 ईस्वी में गोवा को जीतता है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी है मलक्का पर इसका नियंत्रण स्थापित होता है। 1515 ईस्वी में हरमुज पर स्थापित होता है। हरमुज कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूछ देगा कि अल्फांसो डी हुकर का जीता हुआ क्षेत्र को आरोही क्रम में सजाइए। दे देगा गोवा, मलक्का और हरमुज, ये ढंग से भी दे देगा। ये दे देगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की किस महत्वपूर्ण मंडी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया? तो मलक्का। फारस की खाड़ी में कहा स्थापित किया? तो हरमुज। कब स्थापित किया मलक्का पर? तो 1511। 1515 ईस्वी में कहा स्थापित किया अपना नियंत्रण? तो हरमुज। इस ढंग से भी क्वेश्चन आता है। और हरमुज जो है एकदम फारस की खाड़ी का जो मुख है यहाँ पर स्थित है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण मंडी था ये दोनों जिस पर इसका नियंत्रण स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। पहला कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा किए गए कार्यों पर विचार कीजिए। फिर हम सभी क्वेश्चन आएगा। तो डेट में ये तीनों कम से कम याद रहना चाहिए, 1510, 1511 और 1515। ये डेट तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएस में पूछे या नहीं पूछे, लेकिन यूपीपी से शायद भी एग्जाम दोगे तो अगर पुर्तगीज का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ जरूर अटैक करेगा। बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ दीव, ये सब पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद अल्बुकर्क ही नहीं रुकता है। अल्बुकर्क जो है भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, ताकि पुर्तगालियों का जब आबादी यहाँ बसेगा तो इसको व्यापार करने में और सुविधा होगी। तो जब बसाना चाहता था क्या आबादी, तो ये अपने स्वदेश वासियों से मतलब पुर्तगाल वासियों से भारत में भारतीय स्त्रियों के से विवाह करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। और उसमें यह विधवा विवाह प्रचलित था, विधवा से कोई शादी करना नहीं चाहता था। तो ये क्या क्या किया? पुर्तगीज का जो अस्थायी निवासी था इससे शादी करवाना स्टार्ट किया। तो सोचिए इससे शादी स्टार्ट करवा रहा है तो एक राजा के रूप में या एक मनुष्य के रूप में उस आदमी के बीच इसका क्या इमेज होगा? अच्छा होगा। तो जब इमेज अच्छा होगा तो इसको व्यापार करने में क्या होगा? सुविधा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगीज गवर्नर ने पुर्तगालियों की अस्थायी आबादी बसाने के लिए भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। तो कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है अपने क्षेत्र मतलब गोवा में सती प्रथा को भी रोका था, क्योंकि कुछ अच्छा काम भी किया। गोवा में सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? किस पुर्तगीज गवर्नर ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब किया? किसके बाद?
तो पहले पुर्तगीज आबादी को बसाया, उसके बाद इसमें डेट नहीं पूछेगा। उसके बाद अब देखो कुछ जगह की अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्या कारण है कि पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता को पूरा एशिया में स्थापित किया। उस समय पुर्तगीज जो है अरब सागर के स्वामी कहे जाते थे, लेकिन फिर भी वास्तविक सत्ता का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। तो कई कारण हैं जो तुम दिखा सकते हो कि 15 आते के साथ ही गोवा को जीतता है, और गोवा को जीत कर सिर्फ छोड़ नहीं देता है, फिर गोवा में इसने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया। पुर्तगीज अपने स्वदेशवासी जो थे पुर्तगीज के लोग, उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। 1511 ईस्वी में इसने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर क्या करता है? अपना आधिपत्य जमा लेता है। 1515 ईस्वी में हरमुज, जो फारस की खाड़ी के एकदम मुख पर स्थित है, उस पर भी इसका क्या हो जाता है? आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ये सब लाइन याद रहना चाहिए। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क किसी भी पुर्तगाली वायसराय का सबसे इंपोर्टेंट वायसराय है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन बताना, मलक्का जो महत्वपूर्ण मंडी है उस पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना आधिपत्य कब रखा? मलक्का जो है एशिया के किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मंडी थी? दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, पश्चिम पूर्व एशिया, या इनमें से कोई नहीं? ऑनलाइन उसके बाद अल्फांसो डी बोलो। हम्म बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो बुक का नहीं लिखा है। अच्छा, हेलो। हाँ, बुक का नहीं है, वो लिखवाया गया था क्लास में, तो क्लास में लिखवाया गया था। वो लेटेस्ट बैच का है, उससे पहले वाला बैच का देखेंगे तो और दूसरा नोट्स है, इसके बाद वाला का फिर दूसरा हो जाएगा। 1515 ईस्वी में फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है अपना पहला चर्च का निर्माण जो है गोवा में किया। 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में चर्च का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहाँ करता? गोवा में। उसी समय 1515 ईस्वी में ये क्या कहाँ जीतता? फारस के मुख पर स्थित हरमुज को जीतता है। उसके बाद गोवा में क्या करता? चर्च का निर्माण करता था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा में चर्च का निर्माण करवाया? तो कौन हो जाएगा? और इसी चर्च का नाम जो है, जो गोवा में करवाया, उसका नाम पड़ा सेंट जेवियर चर्च। तो सेंट जेवियर चर्च कहाँ स्थित है? गोवा में। सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किसने करवाया? कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कहाँ करवाया? गोवा में। गोवा में सती प्रथा को किस पुर्तगाली वायसराय ने प्रतिबंधित किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में गोवा और 1511 ईस्वी में हरमुज को जीता? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। उसके बाद 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस समय जब मृत्यु होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, तो पुर्तगीज जो है भारत का सबसे मजबूत जल शक्ति बन चुका होता है। तो ये अपना मृत्यु से पहले 1515 ईस्वी में जब इसका मृत्यु होता है, डेथ होता है, तो इससे पहले जो है पुर्तगीज जो है भारत में जल शक्ति का सर्वश्रेष्ठता अपने आप को साबित कर चुका होता है। तो इतना मजबूत जल शक्ति बन चुका होता है कि इसको भेजने वाला उस समय कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर को भी परमिट देना पड़ा था पुर्तगालियों को। इससे पता चलता है कि पुर्तगाली का जल शक्ति जो है, नौसैनिक सहायता कितना
सर्वश्रेष्ठ था। उस समय के महान शासक मुगल शासक अकबर को भी पुर्तगालियों का परमिट देना पड़ा था। तो अलबुकर की मृत्यु जो है, ये भी याद रखना है कि अलबुकर की मृत्यु कहाँ हुई? भारत में हुई। भारत में हुआ। कब हुआ? 1515 ईस्वी में हुआ। इसका कार्यकाल क्या है? 1509 ईस्वी में बना, 1515 ईस्वी तक रहा, और 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु जो है भारत में ही हो जाती है। अल्फांसो डी अलबुकर को कहाँ दफनाया गया? तो गोवा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? गोवा में दफनाया गया। इसने जब ऑनलाइन बताना, जब 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अलबुकर ने गोवा को जीता, तो उस समय गोवा का शासक कौन था? जब अल्फांसो डी अलबुकर ने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीता, गोवा का शासक नहीं था, बीजापुर का शासक था। इसीलिए हम पूछा गोवा का शासक। याद रखना है कि 1510 ईस्वी में जब अल्फांसो डी अलबुकर बीजापुर से किससे जीत रहा है? बीजापुर से गोवा को जीत रहा है। तो जब इससे जीत रहा है तो शासक कहाँ का होगा? बीजापुर का होगा। तो बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था, न कि गोवा का। ये याद रखना कौन सा? कि 1510 ईस्वी में नोट्स में तो लिखा होगा कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो यूसुफ आदिल शाह कहाँ के शासक हुए? बीजापुर के शासक हुए, न कि गोवा का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्णदेव राय ने, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अलबुकर को यूसुफ आदिल शाह के खिलाफ जो मदद किए, तो किस राज्य के खिलाफ मदद किया था? मतलब नहीं नहीं, बीजापुर के खिलाफ, क्योंकि बीजापुर से ना गोवा को जीत रहा है। माना ये बिहार है, अब बिहार का कोई मगध है, मगध के अंतर्गत ही माना पाटलिपुत्रा है। तो इस पाटलिपुत्रा को अगर कोई जीत रहा है, तो किस शासक से जीत रहा है? ये तो मगध के अंतर्गत है, शासक तो मगध का होगा, न कि पाटलिपुत्रा का होगा। तो मगध के शासक को जीता, तो उसी तरह बीजापुर के शासक श्रीपादिल शाह से गोवा को जीतता है। उसके बाद आता है तुम्हारा अगर वास्को डी गामा को देखो, जब दोबारा आया था, वास्को डी गामा भी 1524 से 29 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। तो इसका योगदान नहीं है, नहीं इसका क्वेश्चन आता। बस इतना जानो कि यहाँ का गवर्नर रहा था वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक। और 1529 ईस्वी में इसका मृत्यु जो है, इसका भी मृत्यु 1529 ईस्वी में गोवा में होता है। इसलिए इसको बताना पड़ा कि अभी गवर्नर रहा। तो गोवा में कितने पुर्तगालियों का मृत्यु हुआ? एक वास्को डी गामा का और दूसरा अल्बुकर का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा में किन किन पुर्तगालियों का मृत्यु गोवा में हुआ? तो पहले किसका हुआ? अल्बुकर, उसके बाद वास्को डी गामा। क्रम से भी पूछ सकता है। और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। तो अल्फांसो डी अलबुकर का कब्र कहाँ है? गोवा। वास्को डी गामा का कब्र कहाँ बनाया गया? गोवा। सेंट जेवियर जो संत थे, इनका भी कब्र कहाँ है? गोवा में। तो ये याद रखना, अल्फांसो डी अलबुकर और सेंट जेवियर, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट जेवियर कौन थे? ईसाई संत थे। ये भी याद रखना। अभी बताया था ना कि गोवा में सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किसने करवाया था? अलबुकर ने। तो सेंट जेवियर कौन थे? ईसाई संत थे, जिनका कब्र कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ स्थित है? गोवा में। वास्को डी गामा का कब्र भारत में कहाँ स्थित है? गोवा में। अल्फांसो डी अलबुकर का भारत में कहाँ कब्र स्थित है? गोवा में। गोवा देखो कितना इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा का, हाँ, हम क्या पूछे कि भारत में कहाँ स्थित है? तो गोवा। लेकिन वास्को डी गामा, हाँ,
अगर भारत में, लेकिन यदि पूछे वास्को डी गामा का स्मारक पुर्तगाल में कहाँ स्थित है, तो लिस्बन। यहाँ से इसका अस्थि को लेकर गया था पुर्तगीज, और वहां लिस्बन में आज भी वास्को डी गामा का स्मारक स्थित है। तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, मृत्यु हुआ वहाँ, लेकिन कब स्थित है भारत में, कहाँ, गोवा में। हाँ, गोवा में स्मारक बना लिस्बन में, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछता जल्दी। उसके बाद देखो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38। अगर अल्फांसो डी अल्बुकर का वास्तविक उत्तराधिकारी का बात किया जाए, तो अल्फांसो डी अल्बुकर का वास्तविक उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, नीनो डी कुन्हा था। तो यहाँ क्वेश्चन कभी पूछ जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, तो क्या होगा, नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा जो है 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में जो पुर्तगाली का सरकारी कार्यालय था कोचीन, इसको कहाँ स्थानांतरित किया, गोवा में। तो किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन से गोवा को अपनी राजधानी स्थापित सरकारी कार्यालय को स्थानांतरित किया, तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने सरकारी कार्यालय को कहां से कहां स्थानांतरित किया, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो जब ये गोवा में स्थानांतरित किया, तो उस समय गोवा जो है पुर्तगालियों के क्या बन जाता है, पुर्तगाली राज्य का औपचारिक राजधानी बन जाता है, क्योंकि सारा काम कहाँ से होने लगा, गोवा से होने लगा। जब तक नीनो डी कुन्हा रहा, तो जब गोवा से होने लगा, तो पुर्तगाली राज्य का औपचारिक राजधानी नीनो डी कुन्हा के समय का कहाँ हो गया, गोवा में हो गया। तो पूर्व जगह तुमसे कि पुर्तगाल नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में पुर्तगालियों की औपचारिक कैपिटल, औपचारिक राजधानी कहाँ थी, गोवा। उसके बाद यहाँ आता है कि पूर्वी तटीय और पुर्तगाली वाणिज्य का जो विस्तार, ईस्टर्न, यदि हम पूर्वी तट की ओर देखें कि पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का जो विस्तार है वो किसने किया, तो नीनो डी कुन्हा ने क्या, कैसे किया, देखो हुगली, हुगली में ये स्थापित करता है, सेंथोम, सेंथोम में ही स्थापित है। हुगली कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पूर्वी तट पर स्थित है। सेंथोम मद्रास में, वहां इसने स्थापित किया। कृष्णा बेसिन को जीतता है 1534 ईस्वी में, ये कृष्णा बेसिन को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1534 ईस्वी में इसने किसको जीता, कृष्णा बेसिन को जीतता है। उसके बाद 1535 ईस्वी में किसको जीतता है, 1535 ईस्वी में किसको जीतता है, दीव, दीव पर अधिकार कर लेता है। तो नीनो डी कुन्हा जो है कृष्णा बेसिन पर अधिकार कब इसका हो जाता है, 1535 ईस्वी में कहाँ स्थापित होता है इसका अधिकार, दीव में। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है। बाकी पूर्वी तट की ओर किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों की फैक्ट्री या पुर्तगालियों का विस्तार पूर्वी तट की ओर किया, तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने अपना कैपिटल कोचीन से कहाँ स्थानांतरित किया, गोवा। नीनो डी कुन्हा के कार्यकाल में पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी कहाँ हुआ, गोवा। कृष्णा बेसिन को नीनो डी कुन्हा ने कब जीता, 1534। नीनो डी कुन्हा ने द्वीप पर अधिकार कब किया, 1535। हुगली और सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना किस पुर्तगाली वायसराय ने किया, नीनो डी कुन्हा। जब कृष्णा बेसिन पर जीतता है, तो कृष्णा बेसिन पर नीनो डी कुन्हा का गुजरात के शासक जो महमूद बेगरा या बहादुर शाह थे, उसके साथ भी इसका समझौता होता है। और इसी ने नीनो डी कुन्हा जो ये है, इसी ने महमूद बेगरा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन इंपोर्टेंट ये सब नहीं है, इंपोर्टेंट मेनली है जो कैपिटल स्थानांतरित किया वो ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट की ओर इसने पुर्तगालियों के वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली और सेंथोम में किस पुर्तगाली गवर्नर ने फैक्ट्री का स्थापना की, नीनो डी कुन्हा। कृष्णा बेसिन पर इसका अधिकार कब हुआ, 1534। 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार हो गया, ये इंपोर्टेंट है। और गोवा जो है 1530 से 1961 तक गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी रहे, तब तक ही बना रहा जब तक पुर्तगाली यहाँ से पूरी तरह ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भगाया नहीं गया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सा यूरोपियन
आए सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में। पुर्तगीज आया कब? 1498 में, गया कब? 1961 में। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। हाँ, सैनिक कार्रवाई किया गया था। जा नहीं रहा था ना, वहां पर इसका आधिपत्य एकदम था। ऑपरेशन तो पुलिस कार्रवाई नहीं। हम्म, हाँ। डॉक्टर फारूक रफी रफी उधर जाता है। रफी बोल। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। करवा देंगे, मंडे को करवा देंगे। संडे को छुट्टी रहेगा, संडे को क्योंकि दूसरा का क्लास रहता है। मंडे को करवा देंगे। हम्म, हेलो, बोलो बोलो बोलो, आवाज क्लियर है। तो करवा देंगे हम। जैसे क्या करेंगे, मंडे को, मंडे को माना हिस्ट्री का करवा देंगे। ट्यूसडे को निकाल कर टाइम क्या करवा देंगे, हर क्लास में ज्योग्राफी का करवा देंगे। मतलब एक दिन में सब नहीं, धीरे धीरे, कि तुम लोग का भी पता चले कि हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। अब एक ही दिन में अगर 150 क्वेश्चन हमको बोलेगी, हाँ, तो 150 क्वेश्चन का हम एक दिन में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी तो होगी तभी कर देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि कर देंगे, तुमको आंसर तो पता चल गया, लेकिन आंसर पता चलना नहीं है, आंसर तक कैसे पहुंचना है। कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आते हुए भी हम कैसे पहुंचे, ये जानना इंपॉर्टेंट है। किस एग्जाम का, ये नहीं कि 69 का एग्जाम हुआ, 69 का आंसर रख लिए और हो गया मेरा एनालिसिस, नहीं। इसमें हमको ये देखना है कि 69 क्योंकि तुम लोग दी हो एग्जाम, तो जब दी हो तो अगर जो क्वेश्चन है, माना क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ये है और तुम मारी ये, तो उसमें क्या दिमाग में उत्पन्न हुआ, क्यों यहाँ तक तुम नहीं पहुंच की, इसको आंसर मारी, ये जानना इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बार अगर 70 हुआ तो वो गलती नहीं करे जो इस बार हुआ। तो हम क्या करेंगे, मंडे को माना हिस्ट्री कर देंगे, ट्यूसडे को ज्योग्राफी करवा देंगे, उसी तरह वेडनेसडे को माना तुम्हारा पॉलिटी करवा देंगे, थर्सडे को माना फिर साइंस करवा देंगे, फ्राइडे को बिहार स्टेट, तो उसी तरह सैटरडे तक, मतलब उस बीच में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 16 का, तुमको पता भी नहीं चलेगा। माना 30 क्वेश्चन तुम्हारा उस दिन हो जाएगा, तो ये पता चलेगा ना कि हिस्ट्री का क्वेश्चन का जो ट्रेंड है कैसा था, कैसे हम ऑप्शन तक पहुंचते, नहीं जानते हैं। जो जान रहा हूँ तो पहुंच ही रहा है, लेकिन हम कैसे, अगर एक 3 नंबर ऑप्शन हमको पता था कि ये गलत है या सही, तो हम कैसे पहुंचते, थोड़ा सा अगर पेशेंस मेरे अंदर रहता तो हम पहुंच सकते थे कि नहीं आंसर तक, ये जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ से शुरू में हम बताएंगे प्रिंस हेनरी, उसके बारे में। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, तो इसका उपनाम, नाम था इसका प्रिंस हेनरी, लेकिन इसका उपनाम क्या है, यदि पूछे प्रिंस हेनरी का उपनाम क्या है, कि नेविगेटर, नेविगेटर। और प्रिंस हेनरी जो है, इसी ने कुतुबनुमा, जो मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि कुतुबनुमा, जिसको हम दिशा सूचक यंत्र भी बोलते हैं, उसका खोज किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि कुतुबनुमा या दिशा सूचक यंत्र का खोज किसने किया, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। यदि सोचो, यदि कुतुबनुमा जो था कंपास, ये एक प्रकार का कंपास है, याद रखना। यदि इसका खोज इसने नहीं किया होता तो क्या पुर्तगाली, पुर्तगीज और भारत के भी जो समुद्री मार्ग का खोज हुआ, उसको खोज पाते, तो नहीं, क्योंकि 15वीं सदी में ही कुतुबनुमा का खोज हो चुका था, जहाज रानी भी उसमें प्रगति में था। और कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का भी खोज 15वीं सदी में ही हो गया था, इसीलिए पुर्तगालियों को रास्ता भी खोजने में कठिनाई का सामना उतना नहीं करना पड़ा।
अब कभी कभी आ जाता है कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को किस रूप में याद किया जाता है। ऑप्शन ए दे देगा कुतुब नुमा एवं दिशा सूचक यंत्र की खोज के लिए। ऑप्शन बी दे देगा कि यात्राओं के महान संरक्षक और प्रायोजक के रूप में। ऑप्शन सी दे देगा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का प्रिंस हेनरी का नाम प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था, या इसका उपनाम नेविगेटर नहीं था। तो सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। चल बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में बताएं। बार्थोलोम्यू डियाज जो है क्या किया? बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप का खोज किया। लेकिन अभी एग्जाम में यदि पूछेगा तो केप ऑफ गुड होप हो सके नहीं दे, क्योंकि सब जान रहा है कि केप ऑफ गुड होप रटा होगा। यहाँ तुमको दे देगा कि अटलांटिक से हिंद महासागर अटलांटिक से हिंद महासागर तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटलांटिक से हिंद महासागर तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? और अटलांटिक से हिंद महासागर तक सबसे पहले कौन पहुंचा? जब बार्थोलोम्यू डियाज जो अटलांटिक से हिंद महासागर तक पहुंचता है, तो इसी का नाम अटलांटिक से हिंद महासागर के जो बीच का मार्ग है, यहाँ तक वो पहुंचता है इस स्थल तक, तो इसी का नाम बाद में जो है पुर्तगाली क्या कर देते हैं? केप ऑफ गुड होप, जो इसका प्रचलित नाम हो जाता है और आज भी ये प्रसिद्ध है केप ऑफ गुड होप के नाम से। तो किसका नाम बदल कर केप ऑफ गुड होप किया गया? अटलांटिक से हिंद महासागर। तो कौन सबसे पहले पहुंचा? अटलांटिक से हिंद महासागर तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उसके बाद ओनली फॉर नॉलेज के लिए सिर्फ जान लो, क्रिस्टाओ द कुन्हा। क्रिस्टाओ द कुन्हा का कोई ज्यादा योगदान नहीं है, बस इतना है। नहीं, नीनो अलग है, नीनो डी कुन्हा अलग है और क्रिस्टाओ द कुन्हा अलग है। मतलब इसका योगदान इतना है कि जब पुर्तगाली गवर्नर का भेजने का कार्यक्रम चल रहा था यूरोप में, पुर्तगाल में, तो पुर्तगालियों के लिए वहां भारत के लिए जो है नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। मतलब नाम इसका पहला आया कि भारत के लिए नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो क्रिस्टाओ द कुन्हा। लेकिन भारत में इसने कभी योगदान नहीं दिया। इसलिए बस इतना रखना, ये स्टेटमेंट जब भी पूछेगा तो स्टेटमेंट में पूछेगा कि पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस्टाओ द कुन्हा भारत के लिए नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के लिए नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था, एवं भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर होने का श्रेय भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? क्रिस्टाओ द कुन्हा। भले ये भारत में योगदान नहीं दिया, लेकिन भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बस इसका नाम तय हुआ था, लेकिन योगदान नहीं दिया। इसलिए ये याद रखना कि वो किस क्या। हाँ बोलो बोलो, आवाज क्लियर नहीं है। सबसे बोलो बोलो। सबसे महत्वपूर्ण अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सबसे इंपोर्टेंट गवर्नर अगर है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसी से अधिकांश क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, अधिकांश क्वेश्चन जो है इसी से तुम्हारा बनेगा। अगर तुमसे पूछ दे कि वास्को डी गामा जो है भारत कुल कितना बार आया था, तो पहला बार कब आया था? 1498, 3 बार आया था। हाँ, और जब तीसरा बार आया था कोच्चिन केरल में, इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और ये
हाँ, कोच्चि में इसका मृत्यु होता है, और लिस्बन में, पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है, वहां भी आज भी इसका स्मारक है। आज भी वहां स्मारक इसका देखने को मिलता है। उसके बाद ईसाई धर्म न्यायालय। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1560 ईस्वी में। वहां क्या बताए? सेंट जेवियर चर्च, ईसाइयों का चर्च। लेकिन अभी पूछे ईसाई धर्म न्यायालय, ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1560। कभी कभी ये सब भी पूछ जाता है, डेट भी। उसके बाद 1542 ईस्वी में भी तुम देखेगी कि 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के समय ही कौन आया था? इनके साथ कौन आया था? प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए थे। तो क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए थे? तो कौन? मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था। 1542 ईस्वी में ईसाई सेंट जेवियर किसके साथ भारत की यात्रा की, या किसके साथ भारत आए? तो मार्टिन डिसूजा के साथ। मार्टिन डिसूजा नामक गवर्नर के साथ कौन सा ईसाई संत भारत आए थे? संत जेवियर। उसका हम क्या बताया था इससे पहले? संत जेवियर का कब्र कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। संत जेवियर किसके साथ भारत आए थे? मार्टिन डी सूजा के साथ। वास्को डी गामा का कब्र भारत में कहाँ स्थित है? और अल्बुकर्क का? उसके बाद पुर्तगाली तो भारत के साथ व्यापार किए ही, लेकिन पुर्तगालियों को जापान के साथ भी व्यापार करने का श्रेय भी पुर्तगाली को दिया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि पुर्तगालियों को भारत के साथ व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है, पुर्तगालियों को भारत और जापान दोनों के साथ व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए और बी दोनों सही है। कभी कभी ऐसे भी घुमाता है तो तुमको लगेगा भारत और जापान तो बी में है ही, तो ये हम क्यों मारे? नहीं, इसमें स्टेटमेंट को देखो, वर्ड्स को, कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम तुमको मोजाम्बिक, मलक्का, गोवा सबका चर्चा कर दिए। तो एशियन जो साम्राज्य था, बस ये ओनली फॉर नॉलेज के लिए है, एशियन जो साम्राज्य था, वो पुर्तगालियों का जो एशियन साम्राज्य था, एशियन जो बटा हुआ था, वो 3 भाग में बटा हुआ था। एक था मोजाम्बिक, दूसरा था मलक्का, और तीसरा था गोवा। अब मोजाम्बिक क्या था? मोजाम्बिक कहाँ स्थित है? या किरकन। और मलक्का स्पाइस आइसलैंड। स्पाइस आइसलैंड में कौन आ जाएगा? इंडोनेशिया और जावा। जावा सुमात्रा। तो इंडोनेशिया और जावा किसके अंतर्गत था? मलक्का के अंतर्गत था। और किरकन किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत था? मोजाम्बिक। और गोवा, गोवा जो इंपोर्टेंट था उस समय, गोवा किसके अंतर्गत था? हिंद महासागर और फारस की खाड़ी के बीच कौन स्थित था? गोवा स्थित था। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत में क्या था? मसालों का व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहले सिर्फ क्या था? पहले सिर्फ मसालों का व्यापार करना था, लेकिन बाद में आते आते ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना इसका उद्देश्य था। अब आता है कि जब पुर्तगाली इतना दिन भारत में रहे हैं, तो इनका कुछ देन भी होगा, ताकि कुछ तो देकर गए होंगे भारत को। तो पुर्तगालियों का देन क्या है? आज जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है, तो किसका देन है? पुर्तगाली का है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन दो तरह से बनता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ? 1556 ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? गोवा। प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपियन की देन है? पुर्तगालियों की देन है। आलू, टमाटर, इस सब का खेती जो है किसका देन है? आलू टमाटर के जो खेती है वो सब किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। गोथिक स्थापत्य कला जो इम्पोर्टेंट है, गोथिक स्थापत्य कला भी किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। तंबाकू का खेती किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है।
भारत में जो तंबाकू है, आलू है, मक्का है, आलू और मक्का जो है पुर्तगाली जो है मध्य अमेरिका से लेकर भारत आए थे, वहां से लेकर के। तो आलू, टमाटर, तंबाकू, ये सब कितना जो खेती है, ये सब किसका देन है? मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट होता है देन में अगर पूछेगा कि प्रिंटिंग प्रेस किसका देन है, गौथिक स्थापत्य कला किसका देन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब की गई, कहाँ की गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। पपीता, अनानास, लीची, संतरा, ये सब खेती किसका देन है? पुर्तगाली का। अब है कि जब इतना देन हुआ, उसके बाद पुर्तगालियों का फिर पराजय का कारण क्या हुआ? तो पुर्तगाली का पराजय का कारण एक नहीं है, कई है। पहला, इनका धार्मिक नीति, धार्मिक नीति इनका पराजय का कारण बना, मतलब धार्मिक का सहिष्णुता, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा करने लगे। उसका इनका जो ध्यान भारत से हट गया और ब्राजील की खोज जब हुआ तो इनका ध्यान इधर चला गया। तीसरा तुम्हारा हो जाता है यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष, बैटल ऑफ स्वाली हुआ, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष भी इनका पराजय का कारण बना। उसके बाद थोड़ा सा इनका जो शासन व्यवस्था करने का जो ढंग था, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी इनका पराजय का कारण बना। तो कभी कभी पीटी में पूछ जाता है कि पुर्तगालियों के पराजय के कारण क्या थे, या पुर्तगालियों के पराजय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा थे। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है, और देगा तो यही 4 पॉइंट देगा। अब माना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा, धार्मिक नीति को, कि पुर्तगालियों के पराजय के कारण भारत में बढ़ते हुए धार्मिक सहिष्णुता से चलकर धार्मिक असहिष्णुता की ओर, और गोवा में धार्मिक नीति का सर्वाधिक बढ़ावा देते हुए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो तुमको सिर्फ देखना है कि धार्मिक नीति तुम पढ़ी हो, धार्मिक असहिष्णुता की हो, बस टिक मार देना। धार्मिक असहिष्णुता की जगह हो सके सहिष्णुता दे दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सब देखना। ब्राजील की खोज, अब दे देगा कि पुर्तगालियों के पराजय के कारण ब्राजील में की खोज के बाद भारत से इनका ध्यान भारत में मसालों के व्यापार से हट करके ब्राजील की ओर हो गया। ब्राजील की खोज ही इसका पराजय का कारण था। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष भी, बैटल ऑफ स्वाली, ये भी बना। इनका दोषपूर्ण शासन व्यवस्था भी हार का कारण बना। भारत में प्रिंट ऑनलाइन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब की गई, कहाँ किया गया? स्वाली का युद्ध कब हुआ था? स्वाली का युद्ध जो है 1612 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? किसके बीच? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच, ब्रिटिश के बीच, जो पुर्तगालियों का पराजय का कारण भी यही बना। अब आता है कि बैटल ऑफ स्वाली जो है कैसा युद्ध था। तो ये जो है नौसैनिक युद्ध था, और ये कहाँ लड़ा गया था? नौसैनिक युद्ध था। तो कहाँ लड़ा गया था यह नौसैनिक युद्ध? बैटल ऑफ स्वाली कहाँ स्थित है? स्वाली जो जगह है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में सूरत शहर में स्थित है। ये भी याद रखना है कि बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ? 1612 में, पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। स्वाली कहाँ स्थित है? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। कभी कभी ये भी पूछता था कि स्वाली जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? तो सूरत। सूरत कहाँ स्थित है? किस स्टेट में? तो गुजरात में। और जब पुर्तगालियों को बैटल ऑफ स्वाली किसके किसके बीच हुआ? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। पुर्तगाली से मुगल क्या थे? असंतुष्ट थे। अब पुर्तगाली को कौन हराया? अंग्रेज। तो जब अंग्रेज पुर्तगाली को हराता है तो इससे जहांगीर क्या होगा? प्रभावित होगा। और जहांगीर जब प्रभावित हुआ तो बैटल ऑफ स्वाली कब होता है? लिंक करो, 1612। और 1613 ईस्वी में तुरंत सूरत में अस्थायी कारखाना खोलने का अनुमति किसको मिल जाता है? अंग्रेज को। तो सोचो ये युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। अब आता है कि काटक व्यवस्था और काफिला सिस्टम क्या था। अब एक काटक व्यवस्था क्या है?
तो कार्टेज क्या हो सकता है? कार्टेज और कार्टल दोनों अलग अलग है। अगर पूछे कार्टेज सिस्टम किसका देन है तो पुर्तगाली होगा, लेकिन कार्टर सिस्टम CARTEL तो हो जाएगा डचों का देन। दोनों में अंतर है। कार्टर से तात्पर्य क्या है? कार्टर क्या हम बोले कि समुद्र में व्यापार करने के लिए परमिट देना पड़ता था। तो कार्टर से क्या तात्पर्य है? परमिट से है। इसके लिए क्या होता था? भारतीय एवं अरबी जहाजों से शुल्क लेकर उन्हें, भारतीय जहाज हो या अरबी जहाज हो, इनसे शुल्क ले लिया जाता था और समुद्र से व्यापार करने का क्या दिया जाता था? परमिट दिया जाता था। और जो परमिट नहीं देते थे तो उनके जहाजों को क्या कर लिया जाता था? लूट लिया जाता था। तो जब लूट लिया जाता था तो लोग क्या करेंगे? बचने के लिए परमिट देंगे। और जब परमिट देंगे तो जब परमिट जो देता था तो इसके आगे आगे पुर्तगाली का नौसैनिक बेड़ा चलता था सुरक्षा में। कार्टर सिस्टम क्या है? एक प्रकार का परमिट है। कहाँ देना पड़ता था? तो भारतीय एवं अरबी जहाजों से क्या लिया जाता था? पैसा लिया जाता, शुल्क लिया जाता था। उसके बाद इनको क्या किया जाता था? अब आता है कार्टर हो गया, अब आता है काफिला सिस्टम। क्या है काफिला सिस्टम? क्या है? तो इसमें क्या होता था? जो रीजनल निवासी वहां थे, स्थानीय व्यापारी थे, उनका स्थानीय व्यापारी जहाजों का एक काफिला होता था। एक प्रकार का आगे आगे काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए कौन चलता था? तभी क्या बताएं, पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। तो जब पुर्तगाली बेड़ा जब साथ चलेगा किसी व्यापारी की रक्षा के लिए, जब परमिट दे दिया तो उसका जब आगे आगे वो चलेगा तो इसका कौन सा कार्य होगा? पुर्तगालियों का दो कार्य होगा। पहला क्या होगा? समुद्री डाकुओं से रक्षा करना। और दूसरा, पहला तो हो गया समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, और इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? नोट में भी लिखा होंगे कि यह देखना कि कोई जहाज जो है पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर तो व्यापार नहीं कर रहा है। माना व्यापार यहाँ तक के कर रहा है तो इसका बाहर जाकर यहाँ भी तो व्यापार नहीं कर रहा है, या जहां भी था अपना प्रॉफिट भी देखता था। तो कार्टेज व्यवस्था क्या है? एक प्रकार का परमिट है। काफिला व्यवस्था भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता था? पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा साथ चलता था जिसका दो कार्य था। पहला, समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, और दूसरा कि पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर के तो यह व्यापार नहीं कर रहा है। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन ऑफलाइन तुमको कुछ प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इससे आगे फिर कल हम लोग पढ़ेंगे। और ऑनलाइन तुम लोग लेटर मुगल कार को एक बार रिवीजन कर लेना। हो सके दुर्गा पूजा के बाद लेटर मुगल कार और एडवेंट ऑफ यूरोपियन दोनों का टेस्ट हो। जो हो सकता है पहले लेटर मुगल का ले ले। मिनिमम 100 क्वेश्चन तो रहेगा। मिनिमम 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर सिर्फ लेटर मुगल से लिए तो भी 100 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन अगर मिक्स कर दिया तो 150 क्वेश्चन। लेकिन पहले हो सकता है सिर्फ लेटर मुगल का ले टॉपिक आए, उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो लेटर मुगल से भी 100 क्वेश्चन रहेगा। हाँ, वैसा ही रहेगा। मतलब हर टॉपिक पर 3 लेवल का टेस्ट होगा। लेवल 0 पहला होगा, लेवल 1 होगा और लेवल 2 होगा। अगर लेटर मुगल पर पहले होगा लेवल 0, एकदम बेसिक, थोड़ा सा तुमको नॉलेज आया है कि नहीं लेटर मुगल पढ़ने के बाद। लेवल 1 में थोड़ा सा क्वेश्चन अप होगा, लेवल 2 में थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, या एक ही में मिक्स कर देंगे, एक टॉपिक पर एक ही टेस्ट। लेवल 0, 1, 2 सब एक ही में रह जाएगा। इससे ही पता चलेगा कि तुम कैसे पढ़ी है, बढ़िया से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। दोस्तों ठीक है, तो बढ़िया से लेटर मुगल को रिवीजन करो। सिर्फ लेटर मुगल का टेस्ट तुम लोग कर लेंगे दुर्गा पूजा बाद। लेटर मुगल काल में कोई दिक्कत होगा तो बोलना, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसको रिवीजन करवा दूंगा। बता, मैं नोट्स लिख लिया था।
हाँ चलो, तो उसको हम बता देंगे। देखो, अगर हम चाहते तो लेटर मुगल काल को मिनिमम हम 4 दिन खींच सकते थे। इसमें जैसे कि लेटर मुगल काल का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो औरंगजेब कैसे मराया, लेकिन वो सब तुम्हारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भले सुनने में मजा आएगा कहानी, तो एग्जाम में कहानी तो पूछेगा नहीं। इसीलिए हम सोचे कि जो ऑफलाइन में हम लिखाए उसको डायरेक्ट सेंड करवा देते हैं, उसी को सिर्फ डिस्कशन करवा देंगे। अब यहाँ हम कहानी तुमको बताना स्टार्ट करते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होता है। कैसे मृत्यु हुआ, इसके बाद कौन शासक बना, कौन कहाँ था, कैसे युद्ध हुआ, तो उससे क्या मतलब था। बस अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा बैटल ऑफ जजाऊ, बैटल ऑफ बीजापुर, औरंगजेब के मृत्यु के बाद कितने संघर्ष हुआ, इसके कितने बेटों में, तो 3 बेटा। अब इसी का हम कहानी अगर खींचते हैं तो मिनिमम ये 6 से 7 दिन जाता है। जिसका अगर मानो तो पीटी के एग्जाम हो या मेंस के एग्जाम हो, इसमें कोई योगदान इसका नहीं है कहानी का। बस स्टूडेंट को सुनने में मजा आता है कि चलो कहानी। बस ये जो फैक्ट है, अगर फैक्ट को ही क्लास में बढ़िया से रट लिया जाए, बढ़िया से समझ लिया जाए, एक बार जाकर अगर यदि घर में तुम अच्छा सा पढ़ लो, तो हमको नहीं लगता है कि फिर भूलेगा। अभी एक बार पढ़ लिया, फिर हो ना हो 1 सप्ताह बाद रिवीजन कर लो, तो उसको हम बता देंगे। कल ही हम बता देंगे। चलो ठीक है, वेलकम।